सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के जीएस के प्रश्न और उनके ऑफिशियल आंसर। किसी भी एग्ज़ाम को एनालिसिस करने का सही तरीका होता है पिछले वर्ष के क्वेश्चन आंसर। आगामी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप देखें और फिर जिस भी सेक्शन में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक्स एक्सेट्रा आपको लगे कि और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से अपने तैयारी को आगे कंटिन्यू करें। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन ही पढ़ते हैं आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। जी नहीं, क्वेश्चन कैसा भी हो आप उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान कब लागू हुआ था ये आपको हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन हमको नहीं लगता है जो ये किसी को नहीं पता होगा। हर साल वर्ल्ड यानी कि स्वास्थ्य दिवस जो है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डेट जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो एकदम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं पूरे साल के। तो यहाँ पे 7 अप्रैल दिया हुआ है। आपको अगर ईयर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5, 6, 8, 7 दिया हुआ है, तो 7 अप्रैल आपका आंसर होने वाला है। तो आपने क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ा। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 2023 की जो थीम रही है, जितने भी डेट होते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण थीम होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम रही है इस साल, हेल्थ फॉर ऑल। क्या रही है? हेल्थ फॉर ऑल। और इस बार 75वां वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया है, 75वां एनिवर्सरी, एज दिस इज द 75th anniversary for the World Health Organization. World Health Day is a great time to remind people to take care of themselves. As this is the 75th anniversary, the World Health Organization has chosen the theme Health for All. Very very important, Health for All इस साल का थीम रहा है 2023 का, for this year's World Health Day. अगला है, स्तंभ का मिलान करना है आपको। काट एवं दाह। अगला क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें। काट एवं दाह कृषि संबद्ध राज्य, यानी कि इससे रिलेटेड आपको राज्य का नाम बताना है। दहिया, दहिया इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। कुरुवा, कुरुवा जो होती है वो झारखंड में। बरीगा उड़ीसा में, और पेंडा आंध्र प्रदेश में। तो ये कृषि एवं काट एवं दाह कृषि से रिलेटेड था और इससे रिलेटेड राज्य। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT से पूछा गया है। इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 proposed in 2022। तो कहने का मतलब ये है IT से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, ऑनलाइन गेम्स विल हैव टू रजिस्टर विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड ओनली गेम्स क्लियर्ड बाय द बॉडी विल बी अलाउड टू लीगली ऑपरेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है, ऑनलाइन जो गेमिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं आंसर तीनों की तीनों सही हैं। ऑनलाइन सबसे पहले तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है।
और लीगली ऑपरेटेड इन इंडिया, ऑप्शन ए में ऐसा बताया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू इंगेज इन बेटिंग ऑन द आउटकम ऑफ गेम्स द प्रपोज्ड रूल्स से, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बेटिंग का बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। तो ये ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग पूछा जा रहा है, तो 1.21 बिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप गौर से पढ़ेंगे तीनों स्टेटमेंट, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट EWS से रिलेटेड है। बस एक छोटा सा अंतर और ऑप्शन सी खत्म, कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। ए और बी दोनों सही है, यानी कि स्टेटमेंट के बारे में जो बताया जा रहा है। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, बिल्कुल सही। संवैधानिक बेंच में 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही होता, बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है। यहाँ तक तो सही है। हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। जी नहीं, यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा लिखा होता नहीं कर रहा है तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही होते। ओके, तो आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। बाद बाकी ये आपको बीमारी से रिलेटेड जो पोषण देखभाल जो होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा, पोषण संबंधी समस्याओं का निदान ये होगा। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना ये भी होगा। पोषण की स्थिति का आकलन करना ये भी होगा, बट मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये आंसर नहीं होगा। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंटित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधी। क्वेश्चन में ही इसका आंसर। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव, यानी कि नोटा कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013, ऑप्शन 4। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में, विधानसभा जो राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में EVM, जिसे EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, इनमें से कोई नहीं या नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए वोट को भी गिना जाता है, यानी कि नोटा बटन जब दबाया जाता है तो उसको भी काउंट किया जाता है। नोटा में कितने लोगों ने वोट किया इसका भी आकलन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2013। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आपको पता होना चाहिए 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चारों के वेद के बारे में आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। अगला है पोषक तत्व और उदाहरण। प्रोटीन मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट से जो होता है ये शर्करा। वसा इज रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल। खनिज पदार्थ कैल्शियम, फास्फोरस। ये बताया जा रहा है। प्रोटीन मायोसिन क्या है? प्रोटीन है। शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट है। और कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? खनिज पदार्थ है। अगला है सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, आप ऑप्शन गौर से देखेंगे तो सबसे पहले तो आंसर देख लीजिए, न्यूटन बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, ये तो आपको पता होना चाहिए। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। न्यूटन नहीं होगा, खत्म। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तो दूसरा भी खत्म। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट को अक्षर W से निरूपित किया जाता है, इसका मतलब सिंबल हो गया W। और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जो कि पहले बताया जा चुका है। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन थे और आप आसानी से एलिमिनेट करके, या फिर बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तो ये तो एकदम इजी है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। आइए देखते हैं अनुच्छेद 44 क्या कहता है। समान नागरिक संहिता है क्या? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत के लिए प्रस्तावित एक विधिक ढांचा है जो देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हो, विवाह, तलाक, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक या एक समान कानूनों को संहिताबद्ध और लागू करेगा। इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त हुई है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए यूसीसी का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 44। याद रखने का तरीका, समान सिविल संहिता, समान यानी कि 4 और 4 दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि 4 4। थोड़ा सा याद रखने का एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। जहाँ नंबर देखे आप 4 4 बराबर है, सेम है, तो बस समान सिविल संहिता। अदरवाइज समान नागरिक संहिता क्या कहता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले देखिए, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4। स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है, यह नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई। बिल्कुल सही। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गलत। अगला है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। $1 बराबर 55 रुपया ऐसा माना गया। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 रुपये हो जाता है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? अवमूल्यन। सिंपल सी बात है, $1 का कॉस्ट जो प्राइस था, मतलब रुपीज़ में वैल्यू कितना है, 55, और 55 से बढ़कर कितना हो गया, 60, तो हुआ क्या, अवमूल्यन। ठीक है ना। अब समझते हैं इसको। देखिए, किसी राष्ट्र की अब आपको लग रहा होगा $1 का तो वैल्यू 60 हो गया, तो ये तो बढ़ना चाहिए। जी नहीं। अब आप समझिए, $1 इज इक्वल टू अगर $1 देंगे तो कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू $1 है वो हमें $1 में मिल जा रहा है। लेकिन वही अगर $1 का वैल्यू 60 रुपये के बराबर में हो जाए या 55 रुपये के बराबर में हो जाए, तो वो तो $1 दे रहा है, लेकिन आप कितना पे कर रहे हैं, आप भारतीय करेंसी के रूप में 60 रुपया या 55 रुपया पे कर रहे हैं उसी सामान को लेने के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। किसी राष्ट्र की मुद्रा का अवमूल्यन तब कहा जाता है जब विदेशी मुद्रा में उसका मूल्य कम होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। एक सस्ती अंडर वैल्यूड करेंसी देश के सामान, यानी सामान जो निर्यात होता है, जिसका निर्यात मतलब क्या, लाना, सॉरी निर्यात मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना। निर्यात और आयात का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में, देश में किसी सामान को लाना, को वैश्विक बाजार में अधिक किफ़ायती बनाती है, जबकि आयात को अधिक महंगा बनाती है। एक मध्यवर्ती अवधि के बाद आयात को मजबूर किया जाएगा और निर्यात में वृद्धि होगी। इस प्रकार व्यापार संतुलन को स्थिर किया जाएगा और मुद्रा को संतुलन की ओर लाया जाएगा। तो आपने समझा जो अवमूल्यन का अर्थ क्या हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए डैश की याचिका को खारिज कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। बात करें फेसबुक के बारे में, तो यह मेटा प्लेटफॉर्म्स नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसके प्रयोक्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल या क्षेत्र के अनुसार गठित हुए नेटवर्कों में शामिल हो सकते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान
कर सकते हैं। इसका प्रारंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, ने की थी। तब इसका नाम द फेसबुक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1845 में किस जर्मन रसायन शास्त्र ने 2 कार्बन परमाणुओं वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी? इसका आंसर हो जाएगा हर्मन कोल्बे। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कि रिलेशन जो है मतलब साइंटिस्ट से है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसका कि आंसर अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल आप टिक कर पाएंगे। जैसे जोसेफ गे-लुसाक के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रेडरिक वोलर के बारे में पता होना चाहिए, मार्सलिन बर्थेलोट के बारे में पता होना चाहिए। जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो इनका किस क्षेत्र में योगदान रहा है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, कोया विद्रोह, अगर बहुत सारे विद्रोह हैं तो विद्रोह में एक कोया विद्रोह पूछा गया 1879 से 1880। देखते हैं कोया विद्रोह आखिर था क्या। कोया विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक दीर्घ अवधि यानी कि लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था। यह विद्रोह आधुनिक आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ था। इस विद्रोह के द्वारा उड़ीसा के मलकागिरी जिले के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए। विद्रोह का प्रमुख केंद्र चोडवरम का रंपा प्रदेश था। यहाँ के कोया आदिवासी तथा कोंडासोरा नामक पहाड़ी सरदारों ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। ये विद्रोह 1803 ईस्वी, 1840, 1845, 1858, 1861 तथा 1862 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए। इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। और ये विद्रोह हुआ क्यों? जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाप्त करना, पुलिस की जातीय तथा साहूकारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम को लागू करना। यह विद्रोह 2 चरणों में संपन्न हुआ था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है, प्रथम चरण 1879 से 1880 ईस्वी में हुआ, यानी कि 1879 से 1880 में हुआ, जिसका नेता टोम्पा सोरा था। टोम्पा सोरा पुलिस की गोली का निशाना बना और इसके मरने के साथ ही कोया विद्रोह भी समाप्त हो गया। 1886 ईस्वी में कोया विद्रोह पुनः हुआ। इस बार इसका दूसरा नेता अनंत शय्यार था। इसके नेतृत्व में राम सेडु यानी कि राम की सेना का गठन किया गया। तो ये था कोया विद्रोह के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य। स्थिरीकरण कार्य कहलाता है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। पहले वाले यानी कि अभी 7 तारीख का है, तो 6 तारीख यानी कि पिछले वाले डे में जो पूछा गया था क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड। सॉलिसिटर और भारत के अटॉर्नी जनरल के बीच अंतर यह है कि भारतीय अटॉर्नी जनरल भारतीय सॉलिसिटर जनरल की तुलना में अधिक प्रभावी है। और आपको पता होना चाहिए भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो जो कि महान्यायवादी कहलाते हैं आर वेंकटरमणी। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। तो ये आपको पता होना चाहिए महान्यायवादी के बारे में और महाधिवक्ता के बारे में। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो वो है रबी की फसल। अब देखते हैं रबी की फसल आखिर होती कौन कौन सी है। रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में, तो मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। चावल, ज्वार, कपास, मक्का खरीफ की फसलें होती है। जायद फसल इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, जो कि अभी चल रहा है टाइमिंग। अभी टाइमिंग किसका चल रहा है?
मार्च अप्रैल का चल रहा है ना टाइमिंग, अप्रैल का टाइमिंग चल रहा है, तो तरबूज आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द। उड़द अभी आपको खेतों में अभी बोया जा रहा है, सूरजमुखी इत्यादि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है विद्युत धारा, इसका एम्पियर होगा। विभवांतर एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराडे या फेरेड, प्रेरकत्व का हेनरी। अगला क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। भारत में राज्य का ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो गीगर और नटल। इसका आंसर हो जाएगा गीगर और नटल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। जैसे कि आगे के स्लाइड में देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। कौन कौन से हैं? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसी तरीके से 17 गोल हैं। इनमें जो पूछा गया आपको कौन कौन सा कहने का मतलब इस 17 गोल में कौन कौन सा है, तो शून्य भूखमरी, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही, जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो ये चारों के चारों 17 गोल में शामिल है। तो ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन होंगे। देख लीजिए कौन कौन से। 2 नंबर पे जीरो हंगर, ये भी पूछा गया। क्वालिटी एजुकेशन, ये भी पूछा गया, टिक लगा हुआ है। क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे, ये भी पूछा गया। और लाइफ बिलो वाटर, ये भी पूछा। तो चारों के चारों थे 17 में, इस 17 में चारों के चारों थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ये सारे ऑप्शन भी आप, ये जितने भी 17 गोल्स हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक गोल्स जो है आपके टिप्स पे होना चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलुग खां ने इसकी उपाधि धारण की थी। बलबन की उपाधि उलुग खां, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सही है। पंजाब, पहला दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3, यानी कि सी 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही होंगे। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं हम कहेंगे जो एकदम यही क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाए, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर हैं, ऑप्शन हैं, आप उस ऑप्शन को डिटेल से पढ़ के जाएं, खुद भी रिसर्च करें, खुद भी एनालिसिस करें, खुद ढूंढें उस क्वेश्चन के आंसर को और उस पर में वर्क करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आई थिंक 7 तारीख तक इसका एग्जामिनेशन हुआ था, तो सारे के सारे शिफ्ट हो चुके हैं। आप वीडियो, इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप सारे वीडियो को ईजिली आप वहां से देख पाएंगे। और प्रीलिम्स का जितना भी है, जो भी बच गया है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस अभी लाना बाकी है प्रीलिम्स के ऊपर, तो 2022 के जितने भी प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जीके के क्वेश्चन, वो सारे के सारे अपलोड करा दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।